गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th के विद्यार्थी आज की क्लास के तहत लेसन 5 स्टडी करना प्रारंभ करेंगे। ये आपके सिविक्स का लेसन 5 है, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, मतलब कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया आपको पढ़ना है। तो कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन होता है, साउथ दक्षिण एशिया आपका पता है इज अ नेम ऑफ कॉन्टिनेंटल, मतलब एक महाद्वीप का नाम है। और हम जानते हैं एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसमें का जो पार्ट है आपका दक्षिण एशिया, ठीक, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एशिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका कि विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका जो विस्तार है, जो यहाँ की जनसंख्या है और जो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हैं, उसके कारण इसकी एक अलग क्या है, पहचान है। और ये जो समकाल मतलब हम कह सकते हैं जो दक्षिण एशिया है, अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक रूप से आपस में जुड़े हुए देश लगते हैं। ऐसा लगता है कि यह एक ही देश के विभिन्न हिस्से हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल रूप से, मतलब जो है ऐतिहासिक चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे में कॉमन हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि मतलब कुछ जो धार्मिक विस्तार है, भले ही विविध धर्मों वाले लोग हैं, लेकिन जो धार्मिक विस्तार है वो एक देश का दूसरे देश से कहीं ना कहीं कोरिलेशन है, मतलब आपस में जोड़ता है। अब पढ़ने से पूर्व आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग मैप खोलिए। मैप खोलने के बाद दक्षिण एशिया जो है उसको चिन्हित कीजिए कि कहाँ तक दक्षिण एशिया है, ठीक है। उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से देश आते हैं, और उसमें आपको क्या पढ़ना है, एक मतलब प्रीव्यू बना लीजिए, एक माइंड में बना लीजिए कि हमको ये चीज़ पढ़ना है। जैसे लिखा गया, दक्षिण एशिया की पहचान भौगोलिक रूप से उस क्षेत्र के रूप में की जाती है जो पूर्व सोवियत संघ और चीन के दक्षिण में हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए, हम जिसकी बात करते हैं सोवियत संघ, ठीक है, और दक्षिण मतलब चीन का जो चीन के दक्षिण का जो हिस्सा है वही आपका क्या कहलाता है, दक्षिण एशिया का देश कहलाता है, और ये हिमालय के दक्षिण स्थित है। और लिखा गया है जिसकी सीमा पूर्व दिशा में म्यांमार और पश्चिम में अफगानिस्तान है। अब देखिए, दो चीज हो गया, पूर्व और पश्चिम विस्तार आपको पता चल गया कि पश्चिमी विस्तार अफगानिस्तान तक है, पूर्व कहाँ तक है, म्यांमार तक है। इस प्रकार दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका व मालदीव सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश इंक्लूड हैं, तो आपको नाम पता चल गया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव सम्मिलित हैं। अब इसमें देखिए, दक्षिण एशियाई राज्यों का मतलब जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान गुटबंदी से स्वयं को दूर रखना था। मतलब जैसे कहा गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो बेसिकली हम कह सकते हैं यहीं से हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई। इसका मेन पर्पस था कि ये किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखना चाहते थे। 20वीं शताब्दी में से पहले भारत और फिर पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षणों के बाद अपने आप को परमाणु संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। अब हम कह सकते हैं कि मतलब दक्षिण एशिया में 2 परमाणु संपन्न राष्ट्र भी हैं। इस क्षेत्र की तरफ भी विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। इस क्षेत्र में एक और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, तो दूसरी ओर विश्व के सबसे निर्धन व अविकसित देश। इन देशों में कई तरह के वाद व संघर्ष चल रहे हैं। इस क्षेत्र में एक तरफ स्वतंत्र देश हैं जैसे भारत व पाकिस्तान, तथा भारत व चीन के बीच सीमा विवाद भी चल रहा है। तो कहीं पर नदियों के जल के विभाजन पर वाद विवाद बना हुआ है। इसके अलावा इस क्षेत्र में देशों में आंतरिक विवाद भी है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष इसका एक उदाहरण है। इसलिए दक्षिण एशिया के क्षेत्र अत्यंत
दक्षिण एशिया का क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील माना जाता है एवं विभिन्न विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र अपनी इस प्रकार की संवेदनशीलता के कारण विश्व के लिए एक संकट की आशंका वाला क्षेत्र भी है। तो अब आप लोग मैप खोलिए। मैप खोलने के बाद आप इन महत्वपूर्ण देशों को मतलब क्या करिए, अलग अलग कलर से कलर कर डालिए और उसके बाद देखिए कि कहाँ की जनसंख्या क्या है, कहाँ का विवाद क्या है, कौन से गरीब हैं, कौन से विकासशील राष्ट्र हैं, ठीक है, कौन अल्प विकसित है, इनको आप लोग पहले दिमाग में बना लीजिए। एक तरफ कुछ विशेषज्ञों द्वारा इस क्षेत्र को संवेदनशील माना गया है, वहीं दूसरी ओर यह भी बात स्वीकार की गई है कि यदि ये देश आपसी सहयोग व भाईचारे के साथ अपने संबंधों को बढ़ाकर कार्य करें तो ये विश्व अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। इस अध्याय में मतलब इस चैप्टर में हम दक्षिण एशिया में घटने वाली घटनाओं, संघर्षों व तनावों की प्रकृति के वर्णन के साथ इन देशों के आपसी सहयोग को समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था व कई देशों में आपसी संकट का अध्ययन भी इसी अध्याय में किया जाएगा। हम श्रीलंका के प्रजातीय संघर्ष, ठीक है, उसमें दो जातियां हैं बेसिकली, सिंघल और तमिल, दोनों के बीच में संघर्ष, इस क्षेत्र पर वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन भी इस अध्याय में करेंगे क्योंकि यह क्षेत्र अनेक कारणों से तनावग्रस्त है। इस कारण दक्षिण एशिया में शांति की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति में ही इन विरोधों व संघर्षों का मिजाज तय होता है। इस कारण दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति का अध्ययन करने का प्रयास मतलब इसमें किया जाएगा। अब पूछा गया आपका क्या है दक्षिण एशिया, तो आप लोग जानते हैं दक्षिण एशिया भारी विभिन्नताओं वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोगों के बीच सांस्कृतिक, सांप्रदायिक और भाषीय भेदभाव अत्यधिक है। 7 दक्षिण एशियाई देश निम्नलिखित हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। अब 7 देश हैं इसमें। एशियाई देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में संपन्न हुआ, जिसका परिणाम था दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, मतलब साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब सार्क का गठन किया गया। कह सकते हैं इन देशों के बीच सहयोग की असीम संभावनाएं हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं दक्षिण एशिया वह क्षेत्र है जिसके उत्तर में हिमालय श्रृंखलाएं हैं, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो इतना आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बाकी आप लोगों को जो पढ़ना है दक्षिण एशिया की राज्य व्यवस्था किस प्रकार से है, और इसके बाद विभिन्न देश इसमें जैसे बांग्लादेश का अध्ययन करना, पाकिस्तान का, मालदीव का, अफगानिस्तान का, नेपाल, भूटान, चूँकि बाद में अफगानिस्तान शामिल किया गया है इसलिए आप लोग अफगानिस्तान का भी अध्ययन करना है। मतलब अगर हम सार्क में पढ़ेंगे तो टोटल 8 देश मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान में कौन कौन सी समस्या रही, किस तरीके से वहाँ पर लोकतंत्र असफल रहा, हमेशा सैनिक शासन ही लगता रहा, ठीक है, उसको पढ़ना है आप लोगों को। इसी तरीके से इसमें आप लोगों को जो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र किस तरीके से पाकिस्तान से मुक्त होकर के बना, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसमें मुक्ति संग्राम का जो आंदोलन था बांग्लादेश का उसको भी आप लोगों को पढ़ना है। इसी तरीके से नेपाल के बारे में आपको पढ़ना है, श्रीलंका का जातीय संघर्ष पढ़ना है। इस चैप्टर में आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसको पढ़ना है। इसके बाद पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत के कैसे संबंध हैं, मतलब संबंध के रूप में हम यहाँ पर भारत पाकिस्तान संबंध पढ़ेंगे, भारत बांग्लादेश संबंध पढ़ेंगे और भारत नेपाल, भारत भूटान, ठीक है, तथा भारत श्रीलंका के संबंधों का अध्ययन किया जाएगा जो कि आप
के मतलब कह सकते हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद आप लोग जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे तो इसमें आप लोगों को यह मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत ही उपयोगी चैप्टर होगा। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। और मुख्यतः जो इसमें आपको पढ़ना है, सार्क का गठन, उद्देश्य, उसके महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को यही चीज़ पढ़ना है। और लास्ट में एक समीक्षात्मक प्रश्न पूछा जाता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो सब लोग अच्छे से तैयार करें। ये आपका पहला लेसन, अभी हमने केवल इंट्रोडक्शन बताया। समकालीन दक्षिण एशिया में आपको किन किन देशों के बारे में पढ़ना है, मुख्यतः सार्क के बारे में पढ़ना है, और इसमें आने वाले जो भी देश हैं उनके बीच की प्रमुख समस्याएं क्या हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। तो आप लोग तैयार रहिए, अपना चैप्टर पढ़ लीजिए। इसके बाद इसके आगे की वीडियो आप लोगों को भेजी जाएगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।